13 फरवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 6 महीने का राशन लेके दिल्ली के बॉर्डरों पे आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 13 दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर, जिन्होंने 13 महीने तक सरकार की घेराबंदी की थी, वो किसान मोदी सरकार को झुकाकर, मोदी सरकार की तपस्या को भंग करके, कृषि कानूनों को वापस कराकर दिल्ली से अपने घरों तक लौटे थे। और अब 26 महीने के बाद 13 फरवरी वो तारीख किसानों ने मुकर्रर की है जब पंजाब और हरियाणा के किसान हजारों की तादाद में एक बार फिर दिल्ली कूच का नारा देकर दिल्ली आने वाले हैं। और किसानों का काफिला कई दिनों से, कहें तो कई सप्ताह से, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में दिल्ली आने का रिहर्सल कर रहा है, तैयारी कर रहा है। किसानों की कई मांगे हैं, जिनमें वो मांगे भी, जिन मांगों को लेकर दिल्ली में किसान धरने पर बैठे थे, लंबा आंदोलन चला था। और जब आंदोलन खत्म हुआ था तो सरकार ने वादे किए थे कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी, जिसमें किसानों की कर्जा माफी से लेकर, किसानों पर जो मुकदमे हैं वो वापस लेने से लेकर, एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी से लेकर कई और मांगे। अब वो किसान एक बार फिर जब दिल्ली आ रहे हैं, जब कई दिनों से ये चर्चा और ये खबरें आने लगी कि किसानों ने जबरदस्त लामबंदी और तैयारियां की हैं दिल्ली आने के लिए, हरियाणा और पंजाब के जिले जिले, गांव गांव में ट्रैक्टर्स घुमाए जा रहे हैं, तब सरकार की बेचैनी हुई। मोदी सरकार की फितरत है, पहले तो किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती, और जब लगता है किसान अब एक बार लामबंद उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से 2021 और 20 में थे, तब किसानों की समिति से, किसान नेताओं से बात करने के लिए दिल्ली से 3 बड़े नेता कल पंजाब पहुंचे थे और चंडीगढ़ पहुंचे थे। और चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने किसानों के प्रतिनिधियों से बात की, कई किसान संगठनों के नेताओं से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप दिल्ली आने का, दिल्ली कूच का ऐलान स्थगित करिए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ उस मीटिंग में? तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपातकालीन मीटिंग, और ये खास बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है कि जिद्दी मोदी सरकार के 3 मंत्री किसान नेताओं से बात करने दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाएं, तो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इन किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक बैठकर देश की सत्ता को ये दिखा दिया है कि वो किस तरह से आंदोलन कर सकते हैं और किस तरह से सरकार की घेराबंदी कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो किस तरह से मोदी सरकार को घुटने के बल बैठने को मजबूर कर सकते हैं। यही वजह थी कि दिल्ली से 3 केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं से, किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए कल चंडीगढ़ में थे। लेकिन क्या हुआ उस बातचीत में? क्या किसान नेता दिल्ली आने का ऐलान टालेंगे? क्या दिल्ली आएंगे? तस्वीरें स्क्रीन पर मैं ट्रैक्टर्स की दिखाना चाहूंगा, और ये भी कि कुछ देर में कई किसान नेताओं से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। वो तस्वीरें ट्रैक्टर्स की जो किसान संगठनों के, किसान नेताओं की, किसानों की तस्वीरें, ट्रैक्टर्स मार्च की, रिहर्सल की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा के गांव में ट्रैक्टर्स के जत्थे घूम रहे हैं। और इस बीच जब लगा हरियाणा सरकार को कि किसान एक बार फिर उसी तरह से जत्थे में दिल्ली आ सकते हैं, जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, तो जगह जगह ये भी खबर आ रही है, नाकेबंदी की जा रही है, घेरेबंदी की तैयारी हो रही है, पुलिस की मुस्तैदी है, कुछ जगह 144 लगाया जा रहा है कि किसानों के जत्थे कहीं वाकई 13 फरवरी को उसी तरह से दिल्ली ना आ जाए जैसे 26 नवंबर को तब आए थे, जब दिल्ली में आकर उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, स्क्रीन पर मैं चाहूंगा सबको लाया जाए। अलग अलग संगठनों के किसान नेता, पहले सबसे परिचय कराते हैं। रमनदीप को ऊपर स्क्रीन पर लाइए एक एक करके। और ये वो तमाम किसान नेता, किसान संगठन है जिन्होंने दिल्ली में जो संयुक्त मोर्चे की लड़ाई थी, संयुक्त मोर्चे की घेराबंदी थी, आंदोलन था, उसके भी हिस्सेदार थे और उस आंदोलन में भी शरीक थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, जिन्हें पंजाब हरियाणा के तमाम लोग जानते हैं, बड़ा संगठन है उनका अपना, उसके किसान नेता है। लखविंदर सिंह औलख साहब हैं,
उनका अपना किसान संगठन है। अभिमन्यु कोहाड़ है, भारतीय किसान नौजवान यूनियन के नेता है। जरनैल सिंह चहल साहब हमारे साथ है, बीकेयू खेती बचाओ उनका संगठन है। रमनदीप है और उनके साथ अमरजीत मोहरी साहब हैं, जिनका बीकेयू शहीद भगत सिंह किसान संगठन है। इसलिए मैंने कई संगठनों के नेताओं को आज आमंत्रित किया इस बातचीत में समझने के लिए कि ये ट्रैक्टर्स मार्च जिसकी तैयारी पंजाब हरियाणा के गांव में हो रही है, क्या ये वाकई 13 तारीख को दिल्ली ये मार्च लेकर पहुंचने वाले हैं, और अगर सरकार ने इनको रोकने के इंतजाम किए तो क्या होगा, और कल रात जो सरकार के 3 मंत्रियों से बातचीत हुई उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले अभिमन्यु कोहाड़ आपसे ही, कई दिनों से सुन रहे हैं, अक्सर खबरें भी पढ़ रहे हैं कि अंबाला में 144 लागू हो गया, पानीपत में, सोनीपत में, सब जगह आप लोगों को रोकने के इंतजाम है, क्योंकि सबको लग रहा है सरकार को कहीं किसान आंदोलन पार्ट 2 उसी तरह का नहीं ना हो जाए। और यही वजह है कि आपके कूच को रोकने के लिए या कूच से परेशान होकर या आशंकित होकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री वहां पहुंचे। तो क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, पहले तो मीटिंग की बात और उसके बाद फिर बांग और आपकी तैयारियों पर। पहले क्या हुआ कल मीटिंग में, क्यों ऐसा लगा कि दिल्ली सरकार के 3 मंत्री सीधे वहां पहुंच गए? हमारे पास ये संदेश आया था अभिमन्यु, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो जी, परसों हाँ, हमारे पास बोलिए। ये संदेश आया था रात को। परसों रात को हमारे पास ये संदेश आया था कि भाई केंद्र सरकार के कुछ मंत्री आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो हम बातचीत से ना तो पहले कभी भागे, ना आज भागे हैं, ना आगे कभी भागेंगे, क्योंकि देश का किसान टेबल टॉक में भी मजबूत है, सड़कों पे आंदोलन करने में भी मजबूत है और खेत में अपनी किसानी करने में भी मजबूत है। तो कल 6 बजे चंडीगढ़ के मैक्सिप इंस्टीट्यूट में बातचीत हुई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद राय जी और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी मौजूद रहे, और कृषि मंत्रालय के कई सेक्रेटरीज लेवल के थे और बाकी पुलिस के आला अधिकारी थे। तो हमने वहां पे एक एक करके तमाम अपनी 12 डिमांड्स पे हमने एक एक करके विस्तार से बताया, चाहे वो किसानों की कर्ज मुक्ति की मांग हो, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात हो। और हमने सरकार को ये कहा कि ये हमारी कोई नई डिमांड्स नहीं है, ये वो कमिटमेंट्स हैं जो मोदी सरकार ने अलग अलग समय पर किसानों के साथ करी थी। फॉर एग्जाम्पल 2011-12 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ही रिकमेंडेशन भेजी थी उस समय के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होता, एमएसपी पे गारंटी बननी चाहिए। तो फैक्ट्स के साथ 12 की 12 डिमांड्स पे मंत्रियों के साथ बातचीत हुई। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और हमें अपने अन्य मंत्रालयों से भी बात करनी पड़ेगी, हमें हायर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी, तो हमें कुछ समय चाहिए। तो हमने उनको कहा कि देखिए 12 तारीख की शाम तक का समय है सरकार का और 13 तारीख का समय है देश के लाखों किसानों का। तो 12 तारीख तक जो सरकार को करना है, सरकार यदि हमारी सारी मांगे पूरी कर देती है तो फिर हमें कोई दिल्ली कूच करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हर कीमत पर हर सूरत में दिल्ली कूच हो रहा है। और 13 फरवरी को हजारों की संख्या में हरियाणा से, पंजाब से, वेस्टर्न यूपी से ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पिछली बार से भी ज्यादा ताकत के साथ कूच करेंगे। अजीत जी, अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 30 तारीख से ही अंबाला में ट्रैक्टर मार्च शुरू हुए, कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च शुरू हुए, 2 तारीख को फतेहाबाद में बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, 3 तारीख को हिसार के नारनौंद में बहुत बड़ी रैली हुई, 4 तारीख को कैथल में बड़ी मीटिंग हुई, 7 तारीख को सिरसा में बहुत बड़ी ट्रैक्टर मार्च हुआ। उससे पहले सोनीपत पानीपत के गोहाना में बड़ी महापंचायत हो चुकी है। तो देश के किसान अब की बार आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सरकार हमारी बातों को मान ले, नहीं तो सरकार जो अत्याचार करेगी उसको हम सहेंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हमने कल बोला भी मंत्रिमंडल को, मंत्रियों को, कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ज्यादती कर रही है। हरियाणा में किसान नेताओं के घरों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं अजीत जी, जिन नोटिसों में लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी, आपके खाते सीज किए जाएंगे, महिलाओं को, बच्चों से बदतमीजी करी जा रही है हरियाणा पुलिस के द्वारा। और इसके अलावा पेट्रोल पंपों को नोटिस दे दिए गए हैं कि आपको किसी भी किसान के ट्रैक्टर में डीजल नहीं डालना है।
गांव गांव में सरपंचों पे दबाव डाला जा रहा है कि आप लिखित में दो कि आपका गांव से कोई भी आदमी आंदोलन में नहीं जाएगा। तो ये तो खुलेआम तानाशाही की जा रही है। सरकार एक तरीके से, हरियाणा सरकार गुंडागर्दी पे उतर आई है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब देखिए पिछले 1 महीने से फ्रांस में, इंग्लैंड में, आपके जर्मनी में, बेल्जियम में आंदोलन हो रहे हैं। लाखों किसान वहां पे ट्रैक्टर लेके सड़कों पे हैं, लेकिन वहां पे तो किसी सरकार ने उनके ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं फेंकी। लेकिन यहाँ पे सरकार धमकी दे रही है, हम प्रॉपर्टी सीज करेंगे, आपके खाते सीज करेंगे। मैं एक बात अंत में ये कह दूं अजीत जी, हरियाणा सरकार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना तो हम कुर्की से डरने वाले हैं, ना हम अपने खाते सीज होने वाले से डरने वाले हैं। क्या करोगे हमारे खाते सीज करके? 7-8 हजार रुपए, उसको चाहे कल सीज कर लेना, चाहे उसको आज सीज कर लो, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के किसान आंदोलन लड़ने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं। डल्लेवाल साहब ये बताइए कि जैसे कह रहे हैं कि किसान दिल्ली आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा में अभी मान रहा हूं ज्यादा तैयारी सब जगह वही दिख रही है, लेकिन अगर मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने, पीयूष गोयल जो मोदी सरकार के सीनियर मोस्ट और पावरफुल मंत्रियों में से एक है, जाहिर है वो वहां गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही उन्हें भेजा होगा। अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय जैसे मंत्री वहां गए। अगर इन मंत्रियों से 3 घंटे तक बात हुई और उसके बाद भी अगर आज कह रहे हैं कि उसके बाद भी हमारा कॉल जो है दिल्ली आने का, दिल्ली कूच करने का, वो ऐसे कायम है, तो इसकी वजह क्या है? आपको इंतजार करना चाहिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और उसके बाद देखिए। लेकिन आप क्यों इन मंत्रियों की बैठक के बाद भी दिल्ली आने पर आमादा है, कूच करने पर? आने दिया जाएगा कि नहीं अभी कोई नहीं जानता। हो सकता है वहां आपको रोक दिया जाए, 12 तारीख को चलने ही ना दिया जाए। देखिए अजीत जी, जो आपने सवाल किया कि आप बैठक के बाद भी क्यों ये कह रहे हैं, सबसे पहली तो बात है कि बैठक हुई है, उसमें मांग थोड़ी मानी गई है हमारी कोई। अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती तो हम ये कहते कि ये हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगों के ऊपर सहमति नहीं दी, सरकार तो अगर दूसरी तरफ देखें, देखिए एक तरफ तो ये चला रही है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे अभिमन्यु ने बताया, हरियाणा के अंदर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पेट्रोल पंपों वालों के खिलाफ उनको ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टरों में तेल मत डालो, उनको नोटिस निकाले जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं, ये केवल नाम की मीटिंगें नजर आ रही है मुझे। सरकार की सीरियसनेस कहीं पर भी नजर। हाँ, ये होता अगर सरकार इधर हमारे साथ बातचीत करती, उधर हमारे किसानों को परेशान ना करती, तो हम सोचते कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर कुछ सीरियस है। लेकिन अभी तक मुझे कुछ सीरियस नजर नहीं आ रही। तो जब सीरियस होगी तब देखेंगे। तो इसके लिए वो तो एक सवाल, धन्यवाद सर, एक सवाल उसके बाद बाकी लोगों से, कैसे आएंगे दिल्ली? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या तैयारी और कैसे आएंगे? पिछली बार आप लोग जब आ रहे थे 26-25 नवंबर को, रास्ते में जब वो आंदोलन हुआ था 2020 को जब आए थे, तो रास्ते में रोका गया आपको। 2020 को ही आए थे ना शायद, रोका गया, टीयर गैस, वाटर कैनन, सब कुछ हुआ, लेकिन आप जैसे तैसे सब लोग आ गए दिल्ली, हजारों किसान। लेकिन अब केंद्र सरकार ने देख लिया कि ये लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में डट गए। इस बार तो उनको पहले से पता है, तो तैयारियों की खबरें आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने इस बार ज्यादा मुस्तैदी दिखाई है। तो क्या फिर किसी तरह के टकराव के लिए आप तैयार है? भाई 12 तारीख को आप शंभू बॉर्डर या जहां भी होगा निकलने नहीं देगी सरकार, वहां हरियाणा की और केंद्र सरकार की फोर्सेज। अंजुम जी, देखिए दिल्ली हमारी राजधानी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बढ़िया लोकतंत्र भारत है। अगर भारत लोकतंत्र है तो सभी को आंदोलन करने की अनुमति देनी चाहिए ना। ये कौन सा तरीका है कि किसानों को दिल्ली नहीं आने देना, रास्ते में रोकने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत क्या पड़ी है? हमारी मांग नहीं है ये कोई, ये हमारे साथ अलग अलग आंदोलनों में मानी जा चुकी मांगों है, हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई हैं। उन कमिटमेंट्स को पूरा करवाने के लिए तो हमारी जरूरत है इस समय कि हम सरकार के पास जाकर उनको बताएं, ठीक है हमने मांग पत्र दे दिया। सरकार अगर सीरियस हो तो उनको ये करना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारी अभी कोई, हम चल तो नहीं पड़े, हम तो अभी तो घर पे बैठे हैं, किसान तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार उतना समय रहते हमारी मांगों के ऊपर हमारे सीरियसनेस दिखाती हुई
हमारी मांगों को मान ले, नहीं जाएंगे। नहीं था अगर हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को वो मानने को तैयार नहीं, हम वहां याद दिलाना जा रहे हैं, वहां जाने नहीं देने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि लोकतंत्र की बात करते हैं, यहाँ के हर एक नागरिक को प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, वो नहीं करने देंगे, फिर तो भाई ये लोकतंत्र थोड़ी हुआ, तो डिक्टेटरशिप हुआ। प्रोटेस्ट का राइट का मतलब ये नहीं ना, वो कहेंगे आप सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पर में आ जाएंगे और आप कह रहे जंतर मंतर कूच करेंगे, जंतर मंतर पहुंचेंगे, तो ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ ना। फिर दिल्ली की व्यवस्था है, कैसे सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली आ जाएंगे, तो वो रोकेंगे ही आपको। देखिए हमारा दिल्ली आना, दिल्ली को हमारा घर तो नहीं है। हम 2 महीने हो गया अंजुम जी, हम इनको वो बातें छोड़कर गए कि ये बातें हमारी मानकर इनको पूरा कर दो। जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करते हैं, 2018 में इन्होंने लिख कर दी है लिखित में कि हम 3 महीने के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। आज तक वो सब, और अब जब हम घर पे बैठे हैं, सरकार को हम देख नहीं रहे, तो हमें अपने आप को दिखाने के लिए दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली हमारा घर नहीं है, खाना भी खाना है, हमने रात को सोना भी है, बैठना भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली 10 किलोमीटर दूरी पे, हमारे 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूरी से, 2-2 हजार किलोमीटर दूरी से किसानों ने दिल्ली आना है, तो उनको घर की तो जरूरत है, उनको अपना राशन खाना पीने के सामान की जरूरत है, तो वो सब तो साथ लाना पड़ेगा ना जी। अगर सब साथ लाते हैं, हमारे पास कौन सा और साधन है? ट्रैक्टर हमारा साधन है, ट्रैक्टर पे हम आ रहे हैं, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं जी? ये तो सरकार की, अगर सरकार को ये लगता है तो हमें नहीं आने देना चाहती, तो हमारी मांगे अनाउंस कर दे सरकार, हम अपने घर पे बैठ जाएंगे। हमारी क्या इंटरेस्ट है हमें कि हमने दिल्ली के अंदर जरूर आना है? ये तो सरकार की तानाशाही इसमें से नजर आ रही है अंजुम जी। और वो तानाशाही बार बार, मतलब हमने पिछले 9-10 साल से ये इस बात को देख रहे हैं हम अपनी आंखों से कि सरकार कर क्या रही है। एक तरफ तो आंदोलन होने की तैयारी है, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी कर रखी है सरकार ने। एक नई एक बार बाकी लोगों से फिर बात करता हूँ, आता हूँ। लखविंदर सिंह औलख साहब, हमने वो 25-26 नवंबर का आंदोलन, दिल्ली की तरफ किसानों के आने के जत्थे, वो तैयारियां, वो टकराव, वो सब देखा था। और उसके बाद जो कुछ दिल्ली में, दिल्ली के आसपास हुआ, 12-13 महीने मैं तो चश्मदीद रहा हूं, लगातार मैंने कवरेज किया। लेकिन अब जब एक बार होता है ना, ऐसी चीज हो जाती है, ऐसा आंदोलन हो जाता है जिसके सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा, जिन किसानों को मुट्ठी भर किसान कहती रही सरकार, और गुंडे मवाली और सब कुछ कहने के बाद झुकना पड़ा, और मोदी को कहना पड़ा हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। लेकिन उस समय चुनाव का मौसम था। अब जब सरकार ने देख लिया कि दिल्ली आकर ये टिक जाते, जम जाते, तो किसी को भी समझ में आएगा कि आप दिल्ली नहीं आ सकते, आपको नहीं आने देंगे। तो क्या आप लोग टकराव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग टकराव चाहते हैं? भाई अगर सरकार के मंत्री गए तो अब आप इंतजार कीजिए, उनसे अब कहते हैं कि भाई एक मियाद, एक टाइमलाइन दीजिए। अजीत अंजुम जी, अभी डलेवाल जी ने कहा भी 2018 में लिख के दिया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने के लिए 3 महीने का समय लिया था। 9 दिसंबर 2021 को एक प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आया था, उस पर भी लिख के दिया था। तो कितना का सब्र करें, कितना टाइम इनको दे? अब जब आंदोलन उस समय से लगातार अलग अलग संगठनों के, अलग अलग फॉर्मों के जो ज्ञापन के माध्यम से मांगे हमारी याद करवा रहे हैं, लेकिन नहीं मानी जा रही हैं, तो हम करेंगे क्या? हम पहले भी कोई रास्ते ब्लॉक नहीं किए थे, रास्तों में नहीं रुके थे, सरकार ने रोका था, तो अब भी नहीं रुकेंगे। टकराव बिल्कुल नहीं करेंगे। टकराव तो होता ना, अगर दोनों तरफ से कोई, उनके पास लाठी है, आंसू गैस के गोले हैं, पानी की बुछारें, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली और हमारी दरी है, जहां बैठना, खाने पीने का सामान है। हमारे तो टकराव वाला कोई सामान नहीं है ना। आज अजीत अंजुम जी, एक बहुत बड़ी और भी, इस हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारी हदें पार करते हुए हमारे सिरसा जिले के गुरुद्वारों में पुलिस भेजकर, वहां पर जो हमारे पाठी साहब होते हैं, ग्रंथी साहब होते हैं, जो गुरुद्वारा संभालते हैं, उनको कहा है अभी किसान की किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं करनी है। तो जब गुरुद्वारे या मंदिर गांव में हैं,
वो गांव वाले लोग चलाते हैं, उनकी किसान मजदूर भाईचारा जहाँ दूसरे छोटे व्यापारी रहते हैं वो अपना जो दसवंध होता है, जो अपनी कमाई का वो हिस्सा देते हैं, उसी से वो गुरुद्वारे चलते हैं लोकल। अगर हमारे गुरुद्वारों कोई ऐसे आदेश दिए जाएंगे, गुरुद्वारे जो है अकाल तख्त को समर्पित है, हमारी सुप्रीम पावर अकाल तख्त साहब है, उधर से कोई हुक्म आता तो मान सकते हैं। हम सरकार दरबार के हुक्म आप गुरुद्वारों में भी लागू कराने लगेंगे तो ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तो हम इसकी पूरे गौर शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं। और आज मैंने जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के प्रधान हैं भूपेंद्र सिंह संध, हालांकि वो बनाया तो बीजेपी की कमेटी है, लेकिन मैंने उनको आगाह किया कि ये बात हुई, आप इस पर अपना बयान दीजिए भी, ये बहुत बड़ा एक धक्का है, ये नहीं सहन हो पाएगा। तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह त्रिलोकेवाला है, उनको उनके संज्ञान में लगाई भी, आप बयान दीजिए और सरकार से बात करें भी ये ऐसा जो आंदोलन की बात है, गुरुद्वारे में तो सभी सारे दरवाजे खुले हैं, तो अच्छा बयान गुरुद्वारों पर लगाना जो जिससे कि गांव वाले ही तो अगर किसान देता है तो अपनी अनाज जब भी होता है तो पहला जो एक पीपा जाए गट्टा अपने अनाज का गुरुद्वारे के लिए रखता है। तो अगर किसान की गुरुद्वारे के माइक से, मंदिर के माइक से नहीं होगी तो क्या अंदानी अंबानी चलाएंगे उसको गुरुद्वारों को, आकर उनका कहेंगे भी आने वाले हैं जमीनें अपने लुटने वाले भी इकट्ठे हो जाओ। बहुत बड़ा एक जो आज निंदाजनक जो सरकार ने काम किया है शिक्षा में, सरपंच को डराया जा रहा है, लोगों के घरों में जाकर अगर कोई ट्राली ट्रैक्टर तैयार करते हुए वीडियो डाल देता है, उसके घर जाकर उनके बच्चों को, उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है भी आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, आपको कभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, आपका बच्चा कभी नौकरी भी नहीं लग पाएगा। ऐसी क्या नौबत आ गई? देश के किसान ही हैं, मजदूर हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। नौबत ये आ गई कि लग रहा है कि आप लोग फिर उसी तरह से दिल्ली आकर घेर न लें या दिल्ली आकर मोर्चा लगाकर डट न जाएं, तो इसलिए उनको लगता है कि वहां रोको। तो लगता है तो सर अजीत रंजन जी, अगर लगता है तो जो मांगे हैं उन्होंने मानी हुई हैं, जो उन्होंने कही है उसको लागू करें। हमारी मानी हुई मांगे हैं, आंदोलन की मांगे हैं, 2018 के आंदोलन की मांगे हैं, 2020 के आंदोलन की मांगे हैं, उसके बाद पीछे की मांगे हैं जो प्रधानमंत्री ने सब गुजरात में कही हैं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए समय, वो मांगे हैं। अब उन मानने में क्या दिक्कत है? इतना क्या प्रेशर है कारपोरेट गिराने का भी? किसान मजदूर को दरकिनार करके सिर्फ एक सत्ता में रहने का सिस्टम है आम जो इनकी है। जब भी कोई नेता बोलता है कि मेरे कृषि प्रधान देश के वासियों, कहते हैं कृषि प्रधान, लेकिन कृषि कर्तव्य के ऊपर ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है, उनको अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा बार बार अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर। खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली, हमारे धरनों के लिए नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी। चलिए, रमनदीप मान साहब और अमरजीत बोहरी साहब, दो लोग एक साथ है, उसके बाद चाल साहब आपके पास आ रहा हूं। आप दोनों में से जिसको भी बोलना हो बोलिए। सवाल मेरा ये है कि एक बार फिर से ये आरोप लगेगा कि इसमें पंजाब के संगठन ज्यादा हैं और सिख ज्यादा है। जैसे अब यहाँ भी देखेंगे मेरे साथ जो 6 लोग हैं उसमें 5 सिख हैं, और जब आप कहेंगे लाखों किसान, लाखों 50 या सैकड़ों संगठन, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये पंजाब के मुट्ठी भर वो संगठन है जो आना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चे में 2 फाड़ ने 3 फाड़ हो चुका है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो बड़े नेता है, उनके बयान में कल फेसबुक पर देख रहा था कि ये क्यों जा रहे हैं, तब इन्होंने बहुत सारी बातें क्यों मान ली थी, आंदोलन क्यों समेट लिया था, तब क्यों नहीं दिल्ली गए, उनके बयान है। टिकायत और कई संगठन नहीं है। तो एक तरह से आपके संगठन में या किसानों के संगठन में कई फाड़ हो चुके हैं। तो फिर ये बात आएगी ना कि ये कुछ लोग हैं जो फिर से मांग लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, इनके पीछे कुछ ताकत है। रमनदीप मान साहब जी, देखिए वो जो लोग बोलने वाले होते हैं वो तो लोग बोलेंगे, लेकिन एक सीधी और स्पष्ट बात है कि आज से 2 साल पहले एक हमारे साथ वादा हुआ था, और ये मौखिक वादा नहीं था, ये वादा था लिखित वादा, कि आपको जो एमएसपी का जो हमारा जो लॉ होता है गारंटी का, वो हम आपको देंगे बना के। हमने 6 महीने वेट की, साल किया, उसके ऊपर किया, तो अब तो 2 साल के ऊपर हो गए। तो अब ये हमारी हक की बात है। अगर अब हम ये हक, तो हम इनको साफ साफ ये चीज बोल रहे हैं, आपने हमसे ये वादा आपने किया था, आप हमारा लॉ बना के दे दो। अब इसमें ये बात का तो यानी कोई औचित्य नहीं है कि आधे आ रहे हैं या जो 25% आ रहे हैं।
जिस आदमी को वो वादा याद है, जिस आदमी का जो जमीर जिंदा है, वो लोग आ रहे हैं, उसके सिर पे पगड़ी है या उसके सिर पे पगड़ी नहीं है, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ पे बैठे हैं या आप ही मन्नू जी बैठे हैं, इनके सिर पे तो नहीं है कोई पगड़ी। एक हमारे मांगड़ साहब है, वो तो उत्तराखंड के हैं, उनके सिर पे पगड़ी नहीं है। अब ये तो जो लोगों ने हमारा हक हमसे छीना है, जो लोग हमारा हक हमारे हाथ में नहीं देना चाहते, वो लोग तो बोलेंगे, और हमको ऐसे लोगों की कोई परवाह भी नहीं है। चाहल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोग में से जो भी बता पाए, कितने किसान संगठन आपकी इस लड़ाई में है, और ऐसा या दिल्ली कूच के इस आपके आंदोलन के साथ है, और ऐसा क्यों है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ नहीं है? चाहल साहब, 200 संगठनों के आसपास संगठन हैं दोनों फोरमों के पास, और पूरे देश का किसान इसके अंदर हिस्सा लेगा। और रही बात जो आप कह रहे थे जो नहीं आए, कुछ साथी हमारे इलेक्शन के मूड में हैं, वो उनका जुगाव है, वो कैसे इस आंदोलन में लड़ेंगे। और जो किसान हम सब बैठे हैं आपके सामने, ये एसकेएम के समय भी जब भी पिछला आंदोलन हुआ था, ये अगली कतार में थे लोग सब, कोई नए नहीं है। ठीक है, 2 साल के अंदर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, लोगों जवाबदेही है हमारी। अगर हम आज भी नहीं लड़े, दोबारा इस सरकार अगर ये बन जाती है, लोग पूछेंगे, हम जब गांवों में जाते हैं, लोगों के साथ संपर्क करते हैं कि 2 साल का समय आपने सरकार को दे दिया। हम पिछले 6-7 महीने से तो लगातार अपने सभी फोरमों से, चाहे वो एसके और लीडर साहबान हैं, चाहे गुरनाम सिंह जी हैं, सभी से बार बार हमने बातचीत की। समय निकलता जा रहा है, अगर हम अब नहीं लड़े तो लोगों को क्या जवाब देंगे? वो जवाबदेही देने के लिए वो अपनी हक की मांगे जो सरकार ने हमारे साथ लिखित के अंदर वादा किया, जनाबी अंदर हमारे साथ वादा किया, उन सभी वादों को जब इन्होंने 2 साल कहीं पर इन्होंने बातचीत नहीं की, फिर मजबूरी के अंदर ये फैसला लेना पड़ा। दिल नहीं करता है, बहुत सख्त सहना पड़ता है, सांसों से ऊपर जानने गई हैं, बरसात, ठंड, गर्मी के मौसम के अंदर अपने पर बैठना पड़ा है। लेकिन जब सरकार ने बार बार वादा खिलाफी की, जो बातचीत का माध्यम से बातचीत करते हैं, वादा करते हैं, चाहे वो हरियाणा पंजाब सरकार रही, चाहे हरियाणा के अंदर सरकार रही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार वादा खिलाफी की है, लेकिन सब मिलकर फिर जो साथी आपके सामने दोनों फोरमों ने लंबा 6 महीने का वकवा है, जिसके अंदर प्लानिंग की, बार बार मीटिंगें की, और फैसला लिया कि जवाबदेही है भाई, अगर सरकार से नहीं लड़ेंगे, सरकार करेंगे तो ये ऐसे ही जुमलेबाजी में। चलिए, डिस्कनेक्ट हुए, दोबारा जोड़ेंगे। हाँ, डिस्कनेक्ट हुए। जर्नैल सिंह चाहल साहब, आपको आवाज आ रही है? चाहल साहब, हाँ जी चाहल साहब, सवाल ये है, जी, ये ट्रैक्टर्स की, हाँ, ये ट्रैक्टर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल पर हमें मिली है, जो आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग आने का प्लान कर रहे हैं, कितने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, क्या योजना है, और अगर शंभू बॉर्डर या हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर पर कहीं रोका गया तो आप वहां रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचकर, क्या प्लान करके आ रहे हैं? अजीत जी, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन करने आ रहे हैं। 2 साल पहले जो आंदोलन जब खत्म हुआ, जो हमारी पेंडिंग मांगे थी, उनको लेकर हम आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर, लेकिन जिस तरह का रवैया हरियाणा सरकार अपना रही है, वो रवैया ऐसा है कि हो सकता है कि किसानों को वो उकसाने की कोशिश हो। लेकिन सरकार के ऐसे रवैये का जवाब हम बिल्कुल शांतिपूर्वक देंगे, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। आपको आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, पूरी बात कीजिए। डीएसपी, हाँ जी सर। जी जी, आपकी बात हो गई पूरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। नहीं, मेरी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो जिस तरह का रवैया हरियाणा सरकार अपना रही है,
किसान न तो किसी भी तरह के रवैये से डरने वाला है और न कभी डरा है और न उनके उकसावे में आने वाला है। हालांकि सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो आपने इससे पहले सवाल किया था कि पगड़ी वाले लोग ज्यादा इस आंदोलन में शामिल हैं। देखिए, क्योंकि जो आंदोलन है वो नॉर्थ में हो रहा है, उसका जो पॉइंट है वो नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पर तो पगड़ी वाले ज्यादा मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही कर्नाटक से हमारे बहुत बड़े नेता हैं, शांता कुमार जी, तमिलनाडु से, केरल से, उड़ीसा से, तेलंगाना से, बिहार से, सभी जगह इस आंदोलन के पक्ष में किसान महापंचायतें हो चुकी हैं। गुजरात में भी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। तो वहां से तो पगड़ी वाले लोग नहीं आएंगे, वहां से तो सभी वो दूसरे लोग जो किसान हैं। असल में ये किसी पगड़ी की लड़ाई नहीं है, ये किसान की लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान से लोग इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। हाँ ठीक है, सरकार हमारे ऊपर जैसे मर्जी आरोप लगाए, पिछले आंदोलन में भी हमें खालिस्तानी भी बोलती थी और भी पता नहीं क्या क्या बोलती थी, पाकिस्तान के सहायता मिल रही है, बाहर से सहायता मिल रही है, राजनीतिक है, ऐसा सब कुछ बोल रही थी। तीसरी बात, इस आंदोलन में आपने बोला कि किसान संगठन सभी नहीं आ रहे हैं। देखिए, इस आंदोलन में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के जितने भी किसान संगठन पक्ष में हैं वो लगातार इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ संगठन अपने राजनीतिक एजेंडे पर चल रहे हैं या अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, या वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के पक्ष में नहीं है, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। बाकी पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ रही हैं। धन्यवाद। अभिमन्यु कुहाड़ साहब, ये बताइए, मैंने पिछली बार भी पूछा था जब मैंने शायद 2 सप्ताह पहले आप लोगों से बात की थी कि एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मोर्चा बना था, संयुक्त मोर्चा, जिसमें 36 ऐसे संगठन थे जिसके नाम हम लोगों के पास उस समय थे, लेकिन उस मोर्चे में भी कहा गया कि बहुत सारे राज्यों की वैसी नुमाइंदगी नहीं थी। आंदोलन बहुत बड़ा था, सरकार को घुटने टेकने को मजबूर किया, ये अलग बात है, और कृषि कानून वापस हुए जो आप लोगों की मांग थी। अब जो ये आंदोलन हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में है, लेकिन बहुत सारे किसान संगठन जो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा थे वो संगठन नहीं है। मैं नाम ले रहा हूं, उसमें वही संयुक्त मोर्चा के जो संगठन थे जिनका जिक्र किया, वो चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे और संगठन हो, चाहे इधर के राकेश टिकैत और उन लोगों के संगठन। तो इस बार ये कितने संगठन और ये संयुक्त मोर्चा जो था उससे अलग किस तरह के संगठनों का यह आंदोलन है? देखिए अजीत जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि नेताओं से आंदोलन नहीं होते, आंदोलनों से नेता होते हैं। और हम तो ये कहते हैं, जो हम नुमाइंदे आज आपके सामने बैठे हैं, समाज ने हमें बनाया है, हमने समाज को खड़ा नहीं किया। जब इस दुनिया में हम नहीं थे तब भी आंदोलन होते थे, इस दुनिया में जब हम नहीं रहेंगे तब भी आंदोलन होंगे। हकों की आवाज उठाने वाले लोग हमेशा समाज में जिंदा रहते हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए पूरे देश से, जैसे चहल साहब ने बताया कि तमाम राज्यों में पंचायतें हुई हैं, उसके अलावा अजीत जी एक बात और बता दूं मैं, आजादी का आंदोलन था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आजादी के आंदोलन में जितने लोग फांसी के फंदों पर झूले देश को आजाद कराने के लिए, उसमें से अकेले 92% संयुक्त पंजाब से थे। तो ये माटी जो है, ये माटी कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करती, चाहे मुगल आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे ये जो आज के जो सत्ता में लोग बैठे हैं पिछले 77 सालों से, जो लगातार किसानों के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं, उनकी भी गलत नीतियां हम स्वीकार नहीं करेंगे। बेशक सर क्यों ना सर कटा लेंगे, लेकिन गलत नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक बात रही 4-5 दिन का इंतजार करने की, अजीत जी पिछले 77 सालों से इंतजार ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कर्मचारियों के इतने आयोग लागू हो गए, हमारा तो एक आयोग आया था 2006-7 में, ना तो पहले वो कांग्रेस वालों ने लागू किया 2014 तक, 14 से 24 आ गया, ना वो बीजेपी वालों ने लागू किया। तो हमारी तो बात कोई कर ही नहीं रहा, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कितना इंतजार करें? इंतजार करते करते देश के 20 लाख किसानों ने और खेती और मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। सरकार और कितने और लोगों की हत्या कराना चाहती है, सरकार और कितने लोगों को मारना चाहती है। तो ये सब्र का बांध अब टूट गया है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है अजीत जी। अब तो या तो आंदोलन जीतेंगे या फिर ताबूत में पैक होके अपने घरों में हमारी लाश ही आएगी, उससे पहले हम आने वाले हैं नहीं। और जो बात है, आपने एक बात कही थी कि भाई ज्यादा सिख बैठे हैं, ज्यादा सरदार बैठे हैं इस पैनल
में भी देखिए सरदार कौन है, जो सही के लिए खड़ा हो गया वो सरदार है, जो हक के लिए खड़ा हो गया वो सरदार है, हम भी सरदार हैं। मुझे बोलना पड़ेगा, एक सेकंड, क्योंकि सबने इस पर जवाब दिया, बीच में बोलना पड़ेगा। मैं सिख कौम, सरदार कौम की बहुत इज्जत भी करता हूं, मैं मुरीद हूं, मैं प्रशंसक हूं। मेरी बात को सिख कौम सरदार कौम से नहीं जोड़िए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं सिख और सरदार कौम के खिलाफ बोल, ऐसा नहीं। मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर एक व्यापक आंदोलन की, देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हर तरह के संगठन इसमें क्यों नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो दूसरे राज्यों के संगठन है, क्या उनकी नुमाइंदगी है, नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। नहीं अजीत जी, मैं आपको बता रहा हूं, 26 नवंबर को उड़ीसा के गंजाम जिले में किसानों की बहुत बड़ी पंचायत हुई। 20 दिसंबर को केरल के पालघाट जिले में बहुत बड़ी पंचायत हुई। 21 दिसंबर को तमिलनाडु के चेन्नई में बहुत बड़ी पंचायत हुई। 23 दिसंबर को कर्नाटक के बेंगलोर में बहुत बड़ी महापंचायत हुई। 3 जनवरी को गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुई। उत्तर प्रदेश के आज भी 10 संगठन नए आए हैं जो कह रहे हैं कि हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालने के पक्षधर हम नहीं है। तो इस सोच के आज भी 10 किसान संगठन इस 13 फरवरी के दिल्ली के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, जिस किसान को ये लगता है कि भाई लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को और शहीद किसानों को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, जिस किसान को ये लगता है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून जरूरी है, जिस किसान को ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होना जरूरी है, जिस किसान को ये लगता है कि भूमि अधिग्रहण का 2013 वाला कानून दोबारा से लागू होना चाहिए, वो तमाम किसान और तमाम किसान नेता, तमाम संगठन आ रहे हैं। अंत में एक बात कहना चाह रहा हूं अजीत जी, देखिए भाजपा वाले एक नारा देते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हमने कल मीटिंग में भी पूछा कि भाई 2013 में देश के किसानों ने कुर्बानी दे के एक भूमि अधिग्रहण का कानून बनवाया, 1894 का अंग्रेजों वाला कानून बदलवाया और 2013 के कानून में नियम थे कि कोई भी जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले किसानों की 70 से 80% सहमति लेनी पड़ेगी। सहमति लेने के बाद कलेक्टरेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी तो कॉर्पोरेट लोगों को खुश करने के लिए वो संसद में ऑर्डिनेंस लेके आए, उस 4 गुना मुआवजे वाले कानून को बदलने के लिए, 70% सहमति वाले कानून को बदलने के लिए। उस टाइम उनकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, वो फेल हो गए। 2015 में उन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया कि भाई जिस राज्य में बीजेपी या बीजेपी के सहयोग वाली सरकार है वो इस कानून को बदले, क्योंकि उनका एजेंडा एक है कि कॉर्पोरेट मित्रों को कैसे अधिक से अधिक फायदा हो। 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा ने वो कानून बदल दिया। अब किसानों से, जो जमीन के मालिक हैं, उनसे बिना ही पूछे उनकी जमीन ली जा रही है 48 घंटे के नोटिस पे। तो ये तो एक तरीके की तानाशाही है। अरे भाई जमीन का मालिक मैं हूं, मान लीजिए मेरा कोई भी सामान है, कोई बिस्किट का पैकेट है, अगर उसका मैन्युफैक्चरर मैं हूं तो मेरे से तो पूछ के ही लिया जाएगा ना। लेकिन किसान की जमीन बिना पूछे ली जा रही है, तो अब कहां गया इनका एक देश एक कानून? अब 2013 वाला कानून इन्होंने क्यों बदल दिया? सरकार ने एक वादा किया था अजीत जी, जब आंदोलन खत्म हो रहा था पिछली बार, कि लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। कई भाइयों के तो 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब तक एक भी घायल किसान को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। 13 घायल किसान है, तो क्या 1 करोड़ 30 लाख हमारी सरकार के लिए क्या कोई बड़ी राशि है? हम एक तो कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेंगे, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेंगे, लेकिन जो वादा किया था 1 करोड़ 30 लाख का मुआवजा ये किसानों को दे नहीं पा रहे। तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। और अगर हो भी जाएगी तो ऐसी इकोनॉमी का क्या फायदा होगा अजीत जी, जिसका उपयोग किसानों के, मजदूरों के लिए ना हो सके, जिसका उपयोग सरकार अपना वादा पूरा करने में ना कर सके। ये मात्र 1 करोड़ 30 लाख का मामला नहीं है अजीत जी, हम अपने किसानों के लिए 13 करोड़ रुपए भी इकट्ठे कर देंगे उन किसानों के लिए, हमारे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन सवाल है सरकार और समाज के बीच में कितनी ज्यादा अविश्वास की खाई होती जा रही है। मतलब एक जो प्रॉमिस किया उससे भी भाग रहे हैं। और कभी कॉर्पोरेट ने, अजीत जी बिल्कुल एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं, हम किसान लगातार साल में 365 दिन आंदोलन करते हैं, सड़कों पे लट खाते हैं, लेकिन हमारी कर्ज माफी हो नहीं रही। लेकिन कॉर्पोरेट घरानों ने कभी धरना तक नहीं दिया, कॉर्पोरेट घरानों ने कभी मांग तक नहीं करी। उसके बावजूद 2014 से लेकर 2022 तक उनका 14,56,226 करोड़ रुपए एनपीए कर दिया गया। तो उनका तो बिना मांग किए हुए ही माफ कर दिया गया। हम लट खा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हो रहे हैं, जो हमें उचित भाव नहीं मिल रहे उसके कारण हम कर्जदार हुए। अभी ओईसीडी की रिपोर्ट आ गई ना 36 देशों की, कि अकेले साल 2022 में जिस एमएसपी का वादा सरकार ने किसानों के साथ किया, वो एमएसपी ना देने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट पे रोक लगाने के कारण हमें 14 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। तो सरकार की गलत नीतियों से हम घाटे में गए,
हमारा तो कर्ज माफ फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट का 14.5 लाख करोड़ 8 साल में माफ कर देंगे। तो ये दोहरी नीति, ये हमें समझ में नहीं आती आज तक देश के किसान मजदूर को, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो पूरे देश का पेट भरता है, जिसने कोरोना के दौरान इतनी मेहनत करी, 3.8% की दर से ग्रोथ कराई इकोनॉमी की, जब इकोनॉमी हमारी 23% श्रिंक हो गई थी, उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है अजीत जी? अब एक सवाल, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास फिर वापस डल्लेवाल साहब के पास जाऊंगा। मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि जब आप लोगों की कल कितने घंटे में, कितनी देर मीटिंग चली कल चंडीगढ़ में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ? 2-3 घंटे अजीत जी 2.5 से 2.25 घंटे तक वो मीटिंग चली थी। उसमें कौन कौन लोग थे आप लोगों की तरफ से? अभी डल्लेवाल साहब की तस्वीर दिख रही है, आप भी थे, और कौन कौन लोग थे? देखिए, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, मैं था उस मीटिंग में, आदरणीय रमनदीप सिंह मान जी थे, जरनैल सिंह चहल जी थे, सुखजीत सिंह जी थे, सुखजिंदर सिंह खोसा जी थे, सरवण सिंह पंदेर जी थे, और इसके अलावा बीकेयू एकता आजाद जो एक बड़ा संगठन है उसके भी नुमाइंदे थे, बीकेयू क्रांतिकारी उसके भी नुमाइंदे थे, उत्तराखंड से गुरमीत सिंह मांगट भी थे, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट से। तो हमारे दोनों फोरम से मिला के 10 आदमी थे टोटल। ठीक है, तो 10 आदमी ने, आप लोगों ने वो मांग सारी, क्या 10 मांगे गिनाई आप लोगों ने? कितनी मांगे बताइए सरकार को, सरकार के मंत्रियों को? अजीत जी, वो मांग एक बार आप दोहरा सकते हैं? उन मांगों की लिस्ट आपके पास है, एक बार दोहराइए, फिर समझे कि उन लोगों ने क्या कहा और आगे की बात समझे। मांगे दोहरा सकते हैं अभिमन्यु आप? जी, मैं आपको मांगे दोहरा देता हूं। देखिए, जो हमारी पहली मांग है अजीत जी, वो ये है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और वो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि देश के तमाम किसानों का, मजदूरों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्जा सरकार हुआ है, हमारी कोई कमी नहीं रही है। हमारी तीसरी मांग है कि भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून को दोबारा से लागू किया जाए, जिसमें किसानों की 70 से 80% सहमति लेने का प्रावधान है, और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजा देने का प्रावधान है। भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर आए, तमाम मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए, दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय, वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार, 700 रुपए का मजदूरी भत्ता एवं मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयों एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने लगाने के प्रावधान तय किए जाएं, एवं बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाए, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, और लास्ट पॉइंट, संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए, एवं जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करके कंपनियों द्वारा आदिवासियों की जमीन की लूट करी जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट, वैसे मेरे पास भी ये 12-10 मांगों की लिस्ट है। अब बात आती है कि ये मांगे इतनी बड़ी है कि ये सरकार, इनमें या तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर है कि कुछ निगोशिएशन होगा, नहीं तो ये सारी मांगे सरकार मान ही नहीं सकती है। आप सरकार को जानते हैं, सरकार की जिद को जानते हैं, और बहुत सारी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी होंगे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अब पेंशन की भी बात आप कर रहे हैं कि किसान मजदूरों को पेंशन की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें जिसपे सरकार आसानी से नहीं मानेगी मांग आपकी। फिर उसके बाद देखिए अजीत जी, मैं आपकी मांग गलत है ये नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की नियत और प्रवृत्ति कर रहा हूं, फितरत कर रहा हूं। तो देखिए अजीत जी, हम तो पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि 13 फरवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 6 महीने का राशन लेके दिल्ली के बॉर्डरों पे आ रहे हैं। अब सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, अगर सरकार नहीं मानती तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तो जो ये आगामी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन है, हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन है, सीधे तौर पे सरकार को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो सरकार किसानों की खिलाफत करेगी तो किसानों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, टाइम आने पे उस सरकार की उसी रेशो में, उसे दुगनी रेशो में उनकी खिलाफत करें। फिर सरकार ये ना चिल्लाए कि ये किसान हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई, आप हमारी बात भी नहीं सुनोगे, आप हमें आंदोलन भी नहीं करने दोगे, आंदोलन करेंगे तो हमारे ऊपर लठ मारोगे, मुकदमे करोगे, जेलों में डालेंगे, तो फिर जमीर तो हमारे अंदर भी जिंदा है ना। फिर उसका विरोध आपका, टाइम आने पे विरोध आपका भी होगा। फिर जब आप वोट मांगने गाँव में आओगे तो बढ़िया तरीके से इलाज आपका भी होगा। फिर आपको भी पिछली बार की तरह आंदोलन में फिर 50-50 बस पुलिस की भर के लेके आनी पड़ेगी गाँव में।
उसके बाद गाँव में घुस पाओगे, नहीं तो हमारे गाँव में घुस नहीं पाओगे। ये बात सरकार जरूर सोच ले। डल्लेवाल साहब, मांगे मैंने जानबूझ के कहा अभिमन्यु कोहार को कि सारी मांगे एक बार आप बता दीजिए। अब स्वामीनाथन आयोग की मांग C2 + 50% फॉर्मूले वाली मांग तो लगातार कई सालों से किसान कर रहे हैं, दिल्ली में भी धरने के दौरान और आंदोलन के दौरान, और फिर MSP की गारंटी वाला कानून की बात करते रहे। मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी या नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री पहले थे, वो संसद से लेकर बाहर रैलियों तक में कहते रहे MSP थी, MSP है, MSP जारी रहेगी। वो कहना अलग बात, और MSP पर कितनी फसलें बिकती है उन आंकड़ों पर हम लोग 50 बार वीडियो में बात कर चुके। अब फिर मैं वापस वहीं आता हूं सर, कि अब जो चूंकि अब आज हम हैं 9 तारीख में, 10, 11, 12, 13 3 ही दिन बीच के बचते हैं। तो अब इस 3 दिन में क्या तैयारी आप कर रहे हैं, और 12 तारीख को क्या करेंगे? और 12 तारीख को अगर सरकार ने तय किया कि आपको शंभू बॉर्डर या जिधर से आ रहे हैं वहां रोका जाए, तब क्या होगा? वहां रुक के धरना देंगे या क्या करेंगे? माइक अनम्यूट करें डल्लेवाल साहब की। हमारे साथियों ने भी ये बात क्लियर की है कि हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बात जरूर समझने वाली है कि हमारे साथ ये सब कमिटमेंट्स है सरकार की हुई कमिटमेंट्स के साथ भी अगर सरकार हमारे साथ बात नहीं करना चाहेगी तो फिर तो हमें तो दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली कैसे आएंगे? पूरी तरह शांति रहेंगे। सरकार क्या करना चाहती है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार हमें पीटना चाहती है, सरकार हमारे ऊपर गोली चलाना चाहती है, सरकार कितना हमारा ये सब्र परखना चाहती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा निशाना किसी तरह का भी कोई शांति भंग करने का नहीं है। हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार का हर एक जुल्म का सामना करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम, हमारी शांति कायम रहेगी। जो आपने बात कही कि हमारी तैयारियां कितनी हैं, देखिए मुझे जो लग रहा है कि पंजाब से तैयारियां बहुत जबरदस्त हो चुकी हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर जब पिछली बार हमने आंदोलन किया, हरियाणा के किसानों की बहुत कम तैयारियां थी, लेकिन वो एक दिन में तैयार हुए थे। अब हरियाणा के किसान, हमारे के हरियाणा के मजदूर लगभग 1.5 महीने से तैयारी कर चुके हैं। जगह जगह से आवाज आ रही है। हमारे साथ खापके पे जो प्रधान है इनके, आज 4 मुखिया की हमारे साथ टेलीफोन के ऊपर बात हुई कि हम आपके साथ हैं। आज हमारे साथ यहाँ आकर गुरदासपुर में यूपी से 10 संगठन आए जो जिन्होंने हमें हमारा समर्थन दिया, और पंजाब का एक और संगठन आज इन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर उन्होंने हमें समर्थन देने की बात की। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली बार कर्नाटका से कितने लोग आए थे, इस बार हजारों लोग कर्नाटका से आ रहे हैं। केरला से कितने ऐसे इस बार आ रहे हैं। बिहार से कितने लोग आए थे, अब कितने आ रहे हैं। वो ताकत पहले से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकत से लोग आंदोलन में आने की तैयारी कर चुके हैं और बीच में रोक रहा हूं, हमारी ये तैयारी बीच में रोक रहा हूं। जैसे राकेश टिकैत का संगठन इस आपकी लड़ाई में क्यों नहीं है? गुरनाम सिंह चन्हूनी क्यों नहीं है? हरियाणा के बड़े नेता हैं। राज्यपाल का संगठन क्यों नहीं है? उग्रहा का संगठन है या नहीं है? और ऐसे बहुत सारे, दर्शन पाल का संगठन क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो ऐसे बहुत सारे संगठन, उन नेताओं को जो संयुक्त मोर्चे की बैठकों में सरकार के साथ 13 या 14 दौर की बैठकों में शामिल थे, वो सारे क्यों बिखर गए? और ये संगठन इस आंदोलन में भी आप लोग उनको क्यों नहीं जोड़ पा रहे? देखिए, सबसे पहले ये बात जो आपने अब मेरे से पूछा है, यही सवाल अभी अभिमन्यु से पूछ चुके हो आप, और मैं उस बात को दोहरा देता हूँ। हमारा आंदोलन हमारी मांगों को लेकर है, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को लेकर है। अगर जो भी देश का किसान और किसान नेता ये चाहता है कि देश के किसान की ऋण मुक्ति होनी चाहिए, वो हमारे साथ आएगा। जो चाहता है कि किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50 के हिसाब से फसल का भाव मिले, वो आएगा। जो चाहता है कि देश के किसान को MSP की गारंटी मिले, वो आएगा हमारे साथ।
जो चाहता है कि लखीमपुर के अंदर जो हमारे किसान और हमारा एक पत्रकार जिनका कत्ल किया गया उनको इंसाफ मिले, वो आएगा हमारे साथ। जो चाहता है कि हमारे देश के लोगों ने जिन्होंने देश का पेट भरने का काम किया लगातार, और वो जब आंदोलन के लिए आए और आंदोलन के समय उनके ऊपर मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस होने चाहिए, वो आएगा हमारे साथ। जो आज जिस आदमी की ये समझ बनती है कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए, वो हमारे साथ आएगा। वो अब भी आ रहे हैं। मैंने आपसे अंजुम जी ये बात कही है कि इस बार जिन लोगों ने यूपी से ही तो आज 10 संगठन हमारे साथ आए हैं, वो यूपी से ही आए हैं। और पंजाब से आपने देखना कि 13 तारीख को हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां पंजाब से निकलेगी। इसी हालात अरे से लेकिन ये आपने बताइए देखना, एक बार डल्लेवाल साहब एक बात बताइए। आप कह रहे हैं हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलेंगी और आप कह रहे हैं कि आपको जंतर मंतर कूच का आपने नारा दिया है। भाई जंतर मंतर तो पहले तो ट्रैक्टर को दिल्ली में घुसने की इजाजत ही नहीं मिलेगी। सैकड़ों छोड़िए, दर्जनों छोड़िए, 10 ट्रैक्टर को भी, तो फिर हजारों ट्रैक्टर लेके कहाँ आएंगे? आप भी जानते हैं कि जो बात आप कर रही वो दबाव के लिए ठीक है, कहने के लिए, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? हजारों छोड़िए, मैं तो दर्जनों ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ कि लेकर दिल्ली में दाखिल होकर वहां पहुंच जाए हम जंतर मंतर पर, तो फिर क्या होगा? अजीत जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा आने का पर्पस क्या है? हमारी मांगे माने सरकार, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को पूरा करे सरकार। अगर वो पूरा कर देती है तो हमारा दिल्ली आने का, ट्रैक्टर लेकर आने का हमारी कोई उचित नहीं बनता। और जब हम दिल्ली आ रहे हैं, ट्रैक्टर हमारा साधन है आने का, व्हीकल है हमारा। एक ट्रैक्टर हमारा घर भी होगा, ट्रैक्टर में हमारा राशन का स्टोर भी होगा, ट्रैक्टर में हम सोने के लिए व्यवस्था होगी हमारी। इसके लिए ट्रैक्टर किसान के आंदोलन का पार्ट बन चुका है, किसान के घर का पार्ट बन चुका है। अगर हम अपना साधन साथ लेकर आना है तो हमें अगर देखिए, हमने ये देख लिया कि सरकार जितनी जिद्दी है। 13 महीने पिछली बार हमें बॉर्डर पे बैठना पड़ा, और अब भी हो सकता है हमें 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने बैठना पड़े। तो हमें वहां पे पूरी व्यवस्था की जरूरत है, तो वो करनी पड़ेगी। अगर सरकार ये चाहती है, हमें कौन सी जगह प्रोवाइड करवाई है जी? दिल्ली के अंदर, किसी भी राजधानी के अंदर। देखिए ये लोकतांत्रिक ढांचा है। अगर लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को प्रोटेस्ट करने के लिए ये जगह ही नहीं दे पा रही सरकार, और ये कौन सा लोकतंत्र रहा जी? मैं तो हैरान हूं इस बात से कि किसानों को अगर अपनी राजधानी के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा जी? क्या बात है? क्या मामला? किसान क्या आतंकवादी है क्या? जब किसान आते हैं राजधानी में, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में अपना ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक का एक प्रोटोकॉल है, इसमें बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर नहीं जाती है, ट्रैक्टर नहीं जाता, वो एक प्रोटोकॉल भी है। नहीं, मैं अंजुम जी, मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाह रहा था कि जिस तरीके से सरकार का रवैया दिख रहा है, वो सरकार किसानों के मामलों के ऊपर सीरियस नजर नहीं आ रही। इसलिए हमें ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आने की जरूरत महसूस हो रही है। आपने एक बात पहले कही थी, मैं उसको भी और बहुत थोड़ा मजबूती से कहना चाह रहा हूँ। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से वो बात रखी है। इस बात को ऐसा नहीं मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिखों की बात या हिंदुओं की बात है, ये नहीं है। जो आपने बात कही वो जिस संदर्भ में कही, उसी संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो सरकार हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगी कि ये तो जी पगड़ी वाले लोग हैं, ये तो केवल आतंकी हैं, ये तो खालिस्तानी आ गए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इतिहास निकाल कर देखे, इन पगड़ी वालों ने कितनी कुर्बानी दी है। ये जो आज सरकार के ठेकेदार, देश के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये सब मुआवजे मांगते रहे उस समय, अब देश के मालिक बने हैं। जिसको जी चाहता है उसको आतंकी कह देते हैं, जिसको जी चाहता है उसको विदेशी बोल देते हैं। ये इन्हीं ने सर्टिफिकेट देना लोगों को। मैं हैरान हूं इन बातों से सरकार की से। तो कहे सरकार जो कहना चाहती है कहती है। जिस सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को बदनाम करने का काम अजीत जी करती है, वो करती रहेगी। मैं आपकी बात से डल्लेवाल साहब सहमत हो कि मैं एक बात कह दूं कि मैं तो 50 बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि अगर सिखों
की भीड़ सिख किसान, पगड़ी वाले किसान, सरदार किसान नहीं होते दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे गाजीपुर पर, चाहे खासतौर से टिकरी और सिंगू पर, जिस ढंग से खूंटा गाड़ कर बैठे आप लोग, तो सरकार झुकती इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इस लड़ाई में, किसानों की उस 13 महीने की लड़ाई में पंजाब के सिखों का, पगड़ी वाले किसानों की भूमिका, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर मैं 50 बार वीडियो बनाया। और देखिए, सिखों को अपनी देशभक्ति और देश के लिए जो किया उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो गुरुओं का इतिहास है। और आज भी फौज में, आर्मी में, हमारी सरहदों पर, हमारी सीमाओं पर जितने सिख बटालियन में लोग हैं, सिख जितने सरदार हैं, वो कहने की जरूरत नहीं। मेरा सिर्फ इतना था कि ये कहा जाएगा कि ये पंजाब और हरियाणा के कुछ ऐसे संगठन है, मैं सिर्फ उस पक्ष में कह रहा था। वो वापस आते हैं रमनदीप मान और अमरजीत कोहली साहब, माफ करें, मोहरी साहब, कि जो बात मेरी समझ में आ रही है, जब सरकार के मंत्री अगर वहां पहुंच गए चंडीगढ़, 3 मंत्री बात करने, इसका मतलब सरकार में भी कुछ पैनिक बटन दबा। वरना जिस सरकार के मंत्री ने, जिस सरकार ने किसानों से 26 जनवरी 2021 की घटना थी, हाँ 2021 की घटना के बाद बातचीत करने के लिए 1 साल बंद कर दिया, संवाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए, उस सरकार के 3 मंत्री आप लोगों से बात करने चंडीगढ़ चले जाते हैं, उसमें पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्री। इसका मतलब सरकार को चिंता हुई कि कहीं वाकई नहीं ये दिल्ली पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें वहां से आ रही है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर शंभू बॉर्डर पर, या जिस, पहले आप बताएं किधर से आएंगे? हम आएंगे शंभू बॉर्डर से। कहां से? मैं अम्बाड़ा से हूँ। तो अम्बाला हाईवे से आप लोग आएंगे, फिर वही टिकरी बॉर्डर होते हुए या सिंगू बॉर्डर होते हुए? सिंगू बॉर्डर आएंगे। हाँ, जो साथी खनौरी पत्तना से आएंगे वो टिकरी बॉर्डर आएंगे, और डब्बा वाली बड़े साथी भी टिकरी बॉर्डर पर आएंगे। तो पिछली बार जब आप कह रहे हैं, एक सेकंड इसी का काउंटर कर दो, पिछली बार जब आप लोग आए थे तो आपको सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर रोका गया। उस समय ये भी हो गया, कहा गया कि आप लोग वो जगह खाली करके, अमित शाह की तरफ से कहा गया, एक मैदान दिया गया, आप लोग वहां शिफ्ट हो जाए। आप लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार हमें किसी एरिया में कन्फाइन करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इस बार उन्हें अंदेशा पहले से है कि ये चल न पड़े, इसीलिए दिल्ली से ये 300 किलोमीटर यहाँ के 3 मंत्री पहुंच गए चंडीगढ़। तो ये तो अंदेशा आपको भी होगा, अनुमान, कि सरकार अंबाला में आप चलेंगे तो अंबाला रोकेगी, कुरुक्षेत्र चलेंगे कुरुक्षेत्र रोकेगी, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, जहां से चलेंगे वहीं रोकेगी सरकार। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर क्या आप वहां जहां रोका जाएगा वहां रुकेंगे, या क्या उसके बाद प्लान है? हमारा प्लान सीधा दिल्ली जाने का है अंजुम जी। वो हमारे ट्रैक्टर रोक सकती है, हम पैदल आ जाएंगे। पैदल का रास्ता तो नहीं रोक सकती, ट्रैक्टर ट्रैलियां वहीं खड़ा देंगे, फिर हम अपने राशन के पद में देख लेंगे। लेकिन अपने आंदोलन को अंजाम देने के लिए सरकार का जो बटन दबा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। आंदोलन जो पब्लिक की आवाज है वो आंदोलन करने की है, लीडरशिप इसमें मैंने नहीं रखती। पहले वैसे थे, जब आंदोलन शुरू हुआ था उन्होंने कानूनों के बारे में कहा था, कानून बड़े अच्छे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद आंदोलन में आना पड़ा। कुछ साथियों ने आंदोलन की कॉल दी थी, वो बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन पिछला आंदोलन भी पब्लिक की समझ के मुताबिक लड़ा गया, चाहे वो टिकरी बैठे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर बैठे, वो लीडरशिप का डिसीजन नहीं था, पब्लिक का था। और आज भी जो आंदोलन शुरू किया गया है, जो ग्राउंड के ऊपर लोगों की आवाज है, 2 साल के अंदर लंबे समय के बाद सरकार ने वादा खिलाफी बार बार की है, ये लोगों की सोच आंदोलन है। और जब लोग सोच बना लेते हैं, फिर उसमें सरकारें झुकती हैं, पब्लिक की हमेशा जीत होती है। और ऐसे ही इस आंदोलन के अंदर जो रही बात सिख गैर सिख की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे किसानों को, इन लोगों के ऊपर, पंजाब के ऊपर विश्वास है कि ये बड़े शांतिपूर्व तरीके से, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर इतना लंबा समय बैठने की स्थिति नहीं थी लोगों की, लेकिन पिछले आंदोलन ने हमें सिखाया है
कि कैसे आंदोलन लड़ा जाता है, कैसे इंतजाम किए जाते हैं, पंजाब से सीख मिली है। वह देश पंजाब की तरफ देख रहा है और जो लोगों ने पहले भी अगुवाई की है, ऐसे ही पंजाब के लोगों ने अब की बार अगुवाई करनी है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश के संगठन, सैकड़ों नहीं हजारों संगठन किसानों के और मजदूरों के और आदिवासियों के आपको देखने को मिलेंगे। वो शायद आपको 13 तारीख को सुबह ही इन हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर सभी साथी मिलेंगे। ये तो विश्वास है इन लोगों ने, पंजाब के लोगों के ऊपर पूरे देश का विश्वास है, साउथ के लोगों का भी और पूर्व के लोगों का भी, क्योंकि ये लड़ाई पंजाब हरियाणा की नहीं है। ये जो एमएसपी गारंटी का कानून है पूरे देश के किसान का है। 6% खरीद करती है सरकार, सिर्फ 6% किसानों की, लेकिन ये 100% किसानों की लड़ाई है। हमने पिछले आंदोलन में अपनी एमएसपी अपने किसान तक पहुंचाने में हम भी, एमएसपी है क्या, मिलती क्यों नहीं है, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, कितना बेनिफिट है। पंजाब हरियाणा में तो मिलती भी है, पंजाब हरियाणा के किसानों की खरीद भी होती है। यूपी बिहार का तो बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में घूम चुका हूँ, बाजरा और जो धान के किसान मंडी में लेकर वो 500 रुपए कम में बेच रहे हैं। हाँ हाँ, वो ही तो बताना है। हमारे पंजाब हरियाणा के अंदर पानी की कमी आ जाएगी अगर 23 फसलों के ऊपर, जो सरकार कहती है, वैसे तो हमारी डिमांड है सभी फसलों के ऊपर, चाहे मसाले हो, दूध हो, मांस हो, मच्छी हो, भी चाहिए, हमारी डिमांड है। लेकिन अगर जो सरकार के मुताबिक 23 फसलें हैं, अगर उनके ऊपर हमें एमएसपी मिलती है तो हरियाणा पंजाब में धान लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, पानी की बचत होगी, सॉइल जो खराब हो गई है पेस्टिसाइड डालकर वो बचेगी। हमारा मानना है अगर 23 फसलों का पंजाब के अंदर पानी की बचत होगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को जैसी जमीन और पानी हमें मिला था, हम अपने अगली पुश्तों को देने में कामयाब रहेंगे। और पूरे देश के अंदर जहां पानी ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर है, वहां के साथी धान और गेहूं उगाएंगे, उनको देगा। यार ये जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है, हम जो किसान है, जो पूरे देश का मान लो रोजगार है, 48-49% रोजगार हमारी किसानी से है। वो चाहे आड़ती है, चाहे सेलर है, चाहे आटा मिल है, चाहे उसके अंदर फैक्ट्री है, चाहे उसके अंदर 46-47% के आसपास सरकार के आंकड़े के हम रोजगार देते हैं। अगर इसको एमएसपी मिल जाती है किसान को, थोड़ा सरकार को अगर दे दे, ख्याल करें इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियां किसान के हक में बना दें। ठीक है, कारपोरेट के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये 1 घंटा भी हमारे किसानों और मजदूरों के बारे में सोच लें तो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की दशा सिर्फ और सिर्फ एमएसपी गारंटी का कानून बनकर ही बदल सकती है। और मैं बता देना भी चाहता हूं, जहां किसान 500 रुपये धान और अपना गेहूं बेचता है, वहां पर कंज्यूमर को ऐसा नहीं है भी वहां 500 रुपये कम मिलता है। वहां भी ये जो व्यापारी लोग हैं उनको तो एमएसपी के हिसाब से ही देते हैं। जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए था वो कॉर्पोरेट घरानों को दी। हमारी मंडी खत्म कर एमएसपी खत्म कर जो हमारी मांग है, पूरी अवाम की मांग है, चाहे वो उसमें कंज्यूमर है, चाहे उसमें व्यापारी वर्ग है, चाहे दुकानदार है, ये अकेला किसान की लड़ाई नहीं है। अगर ये सिर्फ सरकार की मंशा क्या है, सिर्फ 2% लोगों को ही फायदा पहुंचाना है। और इनका जो मंशा है 75 साल से सरकारों की, कॉर्पोरेट घरानों को कम से कम रेट के ऊपर जमीनें उपलब्ध कराना और उन जमीनों के ऊपर वो खेती करें, वो फैक्ट्री लगाएं और पूरी अवाम को उनका कम से कम रेट के ऊपर उपलब्ध कराना इन सरकारों की प्राथमिकता रही है। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। बदलेंगे और अपने हक जो टेबल के ऊपर इन लोगों ने टेबल के ऊपर कल भी माने कि हाँ आपकी बात सही है, 6000 रुपया दे दिया आप सरकार के मुताबिक, हमें 21,000 रुपये घाटा है जो इनकी सरकार हैं, और 1 एकड़ के लिए किसान को 22,000 रुपये इनके मुताबिक हमारा नुकसान है, मानते हैं वो टेबल पर। चलिए सुनिए, लेकिन समझ गया आपकी बात, समझ गया, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन अब किसान जागरूक है, इसका पूरा हम अपने किसानों को मिल इकट्ठा होकर और जो 13 तारीख को ये बनाएंगे खालिस्तानी या कुछ, वो सभी धारणाओं को हम तोड़ेंगे। आपके सामने है, दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे, सब पूरा देश मिलकर ये आंदोलन लड़ेगा। वक्त की कमी है। इस बीच ये भी हुआ कि आज एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो सवाल ये है कि एमएस स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रहे हो
और स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट अपनी बनाई, सिफारिश है, उसको लागू नहीं कर रहे। तो ये तो सरकार का दो मुंहापन है सबसे बड़ा, कि जिसकी वजह से स्वामीनाथन की रेस्पेक्ट किसान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सिफारिश की जिससे उनको फसलों की पर्याप्त कीमत मिले। वो सिफारिश ठंडे बस्ते में, नारे हैं एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, और उनको भारत रत्न दे रहे। तो ये तो सरकार का दो मुंहापन है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी नजर होगी और आप लोग ये भी देखें कि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि सरकार से टकराव की स्थिति हो, क्योंकि अगर टकराव होता है तो हिंसा होती है, हिंसा होता है तो जान माल का नुकसान होता है। हम यही सचेत भी करेंगे, आगाह भी करेंगे, उम्मीद भी करेंगे कि ऐसी कोई नौबत ना आए। फिलहाल आप सभी किसानों का, किसान नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि किन्हीं को कम बात करने का मौका मिला होगा, वक्त की कमी है, उनसे सबसे मैं माफी चाहूंगा। नमस्कार।